वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस महत्वपूर्ण रूल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये कई सालों तक हर एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाने वाला है, चाहे वो एनटीए नेट हो, चाहे यूपीएससी पीसीएस आईएएस जो आप कर रहे हैं, पीसीएस जे कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये अब क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, टीजीटी पीजीटी सब में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 विथ अमेंडमेंट्स एंड कोविड-19 गाइडलाइंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। इसमें एक छोटा सा जो है वीडियो आएगा आई बटन में, उसको ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में सुल्तानपुर में बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे खूबसूरती से हैंडल करते हैं इसकी जानकारी आपको दी गई है। तो शुरू करते हैं। द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश चंद तिवारी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंस, नैके, सुल्तानपुर। तो पहला जो है वो है इंट्रोडक्टरी सेशन। इंट्रोडक्टरी सेशन जो है इसमें द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 में आया, इम्प्लीमेंट हुआ 20 जुलाई 1998 को। इसमें 7 शेड्यूल हैं, 5 फॉर्म है। सिलसिलेवार क्रम में इसका अमेंडमेंट देखा गया। 2000, 2013, 2011, 2016, 2018 और 2019 तक के अमेंडमेंट को मैंने कंसीडर इसमें कर दिया है। आपको परेशान होने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके थ्रू जो है एक्सरसाइज जो अपने पावर का करती है वो द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से गवर्न होता है, जिसमें कि रूल बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी छूट है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आपके आई बटन में शो करेगा, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक्ट है ये, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो कहानी को हम आगे ले चलते हैं। 14 सेक्शन है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट से लेकर डिस्पोजल तक। सारे सेक्शंस को मैंने रखा है, पढ़िए, देखिए, चर्चाएं कीजिए और अपने उपयोगी चीज़ों को इसमें से छांट लीजिए। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 एप्लीकेशन, सेक्शन 3 डेफिनेशन। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट क्या कह रहा है इसको समझना होगा। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट जो है आपका वो यही आपकी पहली स्लाइड है जो पैराग्राफ फॉर्म में लिखी जाएगी। दिस रूल इज नोन एज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 implemented on 20 July 1998 with 14 sections, 7 schedule, 5 forms. It was amended in, आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है 2000, 2003, 2011, 2016, 18 और 19। फिर उसके बाद से आप फुल स्टॉप देकर लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सरसाइज हिज पावर अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन की बात आती है तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत गवर्न होता है, अप्लाई होता है। सेक्शन 3 है डेफिनेशन। एक्ट मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अगर इसमें कहीं भी एक्ट आता है तो इसका मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है। एनिमल हाउस, जहां एनिमल को रखा जाए फॉर एक्सपेरिमेंट। ऑथराइजेशन मतलब जो पर्सन स्टोर करे, ट्रांसपोर्ट करे, ट्रीट करे, डिस्पोज करे, हैंडल करे बायोमेडिकल वेस्ट को, वो उसका अथॉरिटी हुआ, अथराइज हुआ। अथराइज पर्सन क्या हुआ, वो व्यक्ति हो गया जो ये काम करेगा। बायोमेडिकल वेस्ट क्या हो गया, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का तरीका हो या किसी भी प्रकार का कचरा, चाहे आप कान साफ करने वाला ईयरबड से लेकर और हड्डियों को ऑपरेशन के दौरान जो
गाजेज इस्तेमाल किए जाते हैं वो, प्लास्टर तक, ये सारे के सारे बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं और ये सब शेड्यूल 1 में मेंशन है। बायोलॉजिकल मतलब हो गया कि अब देखिए शेड्यूल 1 में, ये 1 को आप ब्रैकेट में कर लेंगे और कौन सा ब्रैकेट आप इस्तेमाल करेंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ, आगे आगे भी है, आप देखेंगे उसको। फिर आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंसीडर किया गया है जो कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट के थ्रू आते हैं, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म और प्रोडक्ट नए फॉर्मेशन की क्षमताएं होती हैं। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी मतलब कि वह जगह जहां बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जाए, डिस्पोज किया जाए, या कोई भी उससे रिलेटेड कोई प्रोसीजर वहां पे हो। फॉर्म्स, जो इसमें फॉर्म हैं आपके 5 फॉर्म्स। ऑक्युपायर कौन है? जो ऑक्युपाई करता है, वो इंस्टीट्यूट जो जनरेट करता है बायोमेडिकल वेस्ट का मालिकाना हक जिसका होगा, इसकी क्लिनिक, डिस्पेंसरी, वेटरनिटी, एनिमल हाउस, पैथोजेनिक लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, ये सारे जिसके होते हैं वो ऑक्युपायर की श्रेणी में आते हैं। ऑपरेटर जो उसको हैंडल करता है वो ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, जो स्टोर करता है, रिसीव करता है, कलेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रीट करता है, डिस्पोज ऑफ करता है बायोमेडिकल वेस्ट को, वो ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। ड्यूटी ऑफ ऑक्युपायर क्या है? आप चाहे नर्सिंग होम चला रहे हो, चाहे अस्पताल चला रहे हो, चाहे डिस्पेंसरी चला रहे हो, चाहे आपकी पैथोलॉजी हो, चाहे ब्लड बैंक हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके द्वारा हैंडल्ड कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट कभी भी ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि आप यहाँ चूके तो आप पेनाल्टी के हकदार हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एज पर शेड्यूल 5 होना चाहिए। शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग उसका सेग्रीगेशन, कैरेक्टराइजेशन और शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग उसका डिस्पोजल। सभी ऑक्युपायर टाइम टू टाइम शेड्यूल 6 का नियमावली को फॉलो करते हुए बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करेंगे। अभी शेड्यूल बताऊंगा मैं, आगे है, परेशान मत होइए। आप बस ये जानिए कि किस सेक्शन में कौन सा शेड्यूल की बात हो रही है, बाकी आप हम पे छोड़िए, हम आपको समझा रहे हैं कहानी की तरह, एकदम परेशान मत होंगे। सेक्शन 5 ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, 5 का सेक्शन 1 कहता है, सब सेक्शन शेड्यूल 1 के अंतर्गत उसको कलेक्ट होना है, ट्रीट होना है, और स्टैंडर्ड जो है वो जो प्रिस्क्राइब होगा वो शेड्यूल 5 में मेंशन है। शेड्यूल सॉरी जो 6 है उसके अंतर्गत टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट प्रोसीजर का लेखा जोखा सरकार तक भी पहुंचना चाहिए और ट्रीटमेंट वेस्ट फैसिलिटी के बारे में भी अपग्रेडेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए तो वो चल रहा है सदियों, ऐसा नहीं होता है, उसको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा आपको। सेक्शन 6 सेग्रीगेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। अब आप देखिए, पूरे भारत में भारत को गर्व करना चाहिए अपने ऊपर कि हमारे यहाँ का जितना भी कचरा निकलता है डोमेस्टिक, इसका 85% तक एवरेज मान लीजिए पूरे भारत का, ये सब रिसाइक्लेबल है, मोर देन 85। अगर मैं 95 कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप अपने घर में एक झोले में सब्जी लाए, सब्जी का छिलका जो है वो वेस्ट होता है। जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है ये पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो हार्डली 20-30% तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलता है। हाउस होल्ड वेस्ट की जो बात कर रहे हैं, म्यूनिसिपलिटी का जो वेस्ट है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 95% ये रिसाइक्लेबल है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है सेग्रीगेशन में। हमारी आदत है सब्जी काटे, पॉलीथीन में रखे, पॉलीथीन का मुंह बंद किए और उसको गोल गोल नचाए
और नचाने के बाद खूब दूर फेंके, जैसे आप जो है डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आपको मालूम है वो पन्नी उस सब्जी का बंद मुंह उसको सड़ा देगा, उसको खुलने पर मीथेन रिलीज होता है, और सड़ने के बाद से जब गाय या कुछ जानवर उसको खाएगा वो पन्नी उसके शरीर में चला जाएगा। द कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल एंड दिस इज इंसेन, अनह्यूमन प्रैक्टिस, अनह्यूमन। सेग्रीगेशन मुख्य समस्या है। अब आइए मुद्दे पे आते हैं वापस, बायोमेडिकल वेस्ट पे। कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि भाई पढ़ाते पढ़ाते मेरा फ्लो बना रहता है तो कई चीज़ें उसमें जुड़ती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट की पढ़ाई ऐसी है कि आप कई चीज़ों को जोड़ कर पढ़ाइए। अगर आप खाली इकोलॉजी पढ़ाएंगे ना, वो सब इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाता। इकोलॉजी को रिलेट करके पढ़ाइए, हर पॉइंट से रिलेट होता है। इन्वायरमेंट साइंस की आप अगर एयर पोल्यूशन का कोई एक कंपोनेंट उठाइए, मान लीजिए नॉक्स उठा लिया, उस कई चीज़ों से रिलेट हो जाएगा। तो उसी तरह लॉ में भी है, कई चीज़ें रिलेट करते हुए चलती हैं। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, ये जो भी नेट देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट कभी भी किसी भी अदर वेस्ट के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। इसमें एक आई बटन आ रहा है, आप देखिएगा कितनी खूबसूरती से सुल्तानपुर में बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर लेते हैं लोग, आप ताजुब करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो अलग कंटेनर और बैग में होगा, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग होगा, शेड्यूल 3 के तरह से लेबलिंग होगा कंटेनर का। किसी भी कंटेनर को ओपन नहीं ले जाएंगे, क्लोज करके ले जाएंगे, पैक्ड रहेगा एज पर शेड्यूल। देखिए आप इसमें शेड्यूल में ये ब्रैकेट ऐसे वाला लगेगा वहाँ पे, शेड्यूल 4। फिफ्थ है, इसका कहता है नो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी कीप्ड स्टोर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 48 आवर्स। पूछता है क्वेश्चन, पूछता है क्वेश्चन कि बायोमेडिकल वेस्ट को कितने देर तक आप अनट्रीटेड रख सकते हैं। 48 आवर्स से ज़्यादा आप नहीं रख सकते बायोमेडिकल वेस्ट को। म्युनिसिपल वेस्ट के बारे में लिखा है कि म्युनिसिपल बॉडी जो होगी, हैंडल कौन करेगा इसको? म्युनिसिपल बॉडी करेगी, उसकी देखरेख में होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इस सेक्टर में करोड़ों का पैसा है। इन्वायरमेंट में है तो पैसे की लिमिट नहीं है, सैलरी जिसको कहते हैं आप, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बशर्ते आप कितना ऊंचा उड़ सकते हैं वो यहाँ है। सबसे बड़ा मनी बिजनेस है ये। सेक्शन 7 प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के बारे में है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज में और हर जगह इस रूल के अंतर्गत पालन होने वाले सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगी। ऑथराइजेशन भी फॉर ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, कलेक्शन सर्विसेज जो है लेस देन 1000 पेशेंट पर मंथ अगर किसी इलाके में है तो फॉर्म 1 के अंतर्गत ऑथराइजेशन ग्रांट किया जा सकता है। एवरी ऑपरेटर ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर्म 1। मैंडेटरी है, बिना फॉर्म 1 के आपको अथॉरिटी नहीं मिल सकती। कलेक्शन की, ट्रीटमेंट की, डिस्पोज ऑफ की, स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन की। सेक्शन 9 एडवाइजरी कमेटी है। एडवाइजरी कमेटी में आपका मेडिकल, हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते हैं। यहाँ भी इन्वायरमेंट वाले हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एनुअल रिपोर्ट 31 जनवरी तक हर साल बायोमेडिकल वेस्ट की जो है अथॉरिटीज़ तक फॉर्म 2 के साथ पहुंचनी शुरू हो जानी चाहिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक की 31 मार्च हर ईयर ये इन्फॉर्मेशन दर्ज हो जानी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड,
हर तरह का जो गाइडलाइन इसमें इशूड है, ऑथराइज्ड पर्सन इसके रिकॉर्ड के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही की गई तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। लाखों का टेंडर होता है, करोड़ों का, करोड़ों में। 1-2 लाख की बात मत कीजिए आप, 10-15 लाख से अबव की बात कीजिए तो भी लगता है कि कम है। क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट ऐसी चीज़ है, आप चाहे हज़ार्ड वेस्ट ही लीजिए, चाहे बायोमेडिकल ही, कोई भी, अगर वेस्ट के बिजनेस में है आप तो आप पैसे से खेल रहे हैं। कूड़े में पैसा है, कहते हैं ना, कूड़े में पैसा है, वही है। एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो गई, उसकी इमीडिएट रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हैंडलिंग के, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर दुर्घटना हुई, ऑथराइज पर्सन को इमीडिएट रिपोर्टिंग होनी चाहिए। फॉर्म 3 के अंदर प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज़ को उसको तुरंत रिपोर्ट को फॉरवर्ड करना, इमीडिएट, विदिन 24 आवर्स से भी कम। कॉमन डिस्पोजल और इंसिनरेशन साइट्स, इंसिनरेशन साइट्स और डिस्पोजल साइट का मुआयना म्यूनिसिपल बोर्ड के और अर्बन लोकल बॉडीज़ के मीटिंग में उसके जुरिडिक्शन एरिया में साझा होता है, डिसाइड होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर तय की जाती है। ऑथराइज पर्सन को जिम्मेदारी दी जाती है कि कहाँ पे डंपिंग होनी है और किस तरह डंपिंग होनी है। कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगना है तो किस तरह लगेगा। अब कॉमन डिस्पोजल या जो है इंसिनरेशन साइट का निर्णय यही कमिटीज़ करती हैं। इसमें ये हमको ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में बायोमेडिकल वेस्ट म्युनिसिपल वेस्ट में ना मिलने पाए। मैं फिर कह रहा हूँ, ऊपर आई बटन में आएगा, आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सुल्तानपुर में इसको हम लोग हैंडल करते हैं। और इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा आगे जितना अधिक हो सके। अगर आप ट्विटर पे हैं तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा सीएम तक को और पीएम तक को, कोई दिक्कत नहीं। शेड्यूल 1 क्या कहता है? कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। शेड्यूल 2 है कलर कोडिंग एंड टाइप्स ऑफ कंटेनर फॉर द डिस्पोज ऑफ। शेड्यूल 4 लेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर एंड बैग्स। शेड्यूल 5 स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। शेड्यूल 7 बायोमेडिकल वेस्ट का जो फैसिलिटी है, लाइक इंसिनरेशन, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव सिस्टम, ये 3 मेजर तरीके हैं स्टरलाइजेशन के। ऑटोक्लेव करना, माइक्रोवेव सिस्टम में डालना और इंसिनरेट करना। इंसिनरेटर जो है एक आता है, उसमें कई चीज़ें होती हैं। पैरालिसिस होता है, प्लाज्मा इंसिनरेटर होता है, हाई टेम्परेचर बर्निंग होता है जिससे कि सॉलिड कचरे जो हैं वो सीधे बर्न कर दिए जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, वो गैसियस कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके बायोमेडिकल वेस्ट को आप अगर हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे जो है 1880 से अब आप चलने लगेंगे। 880 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही अब बढ़ेंगे तो जो बर्निंग होगी उसमें डायोक्सिन रिलीज होती है। डायोक्सिन भी एक पोल्यूटेंट गैस है, पर वो पानी के संपर्क में आते ही अगर पानी से उसको पास कर दें तो ठीक हो जाएगी, वो नुकसानदेह नहीं रह जाती है। फॉर्म्स कौन से हैं? 5 फॉर्म हैं। पहला फॉर्म एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन, एनुअल रिपोर्ट के लिए दूसरा फॉर्म, एक्सीडेंट के लिए रिपोर्टिंग के लिए तीसरा फॉर्म, फॉर्म 4 ऑथराइजेशन फॉर ऑपरेशन और फॉर्म 5 एप्लीकेशन फिल बाय द अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड और प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटीज़। चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो चाहे स्टेट लेवल हो, किसी भी अथॉरिटीज़ के द्वारा अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो फॉर्म 5 के अंतर्गत होता है। शेड्यूल 1 में आइए। अब आइए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। शेड्यूल 1 कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट को डिफाइन किया है। कुल कितनी कैटेगरी अब आएगी? 10। पहला कैटेगरी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब समझ रहे हैं, स्किन, ब्लड ये सब आता है। एनिमल टिश्यू ऑर्गन, बॉडी पार्ट, जो आप जैसे किसी स्लाटर हाउस या नॉनवेज जहाँ मुर्गा उर्गा कटता है तो उस दुकानों पे जाएंगे तो देखेंगे वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी बात हो रही है। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट,
जैसे कोई कल्चर का अध्ययन कर रहे हैं, कोई आप जो है ट्रीटमेंट या कोई रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, कोई दवाई बना रहे हैं, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होने वाला है वेस्ट है वो इसमें आएगा। वेस्ट साप्स होते हैं, गाजेस को कहते हैं, जो गाज इस्तेमाल किया जाता है पट्टी में। डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिन ड्रग्स, माने जो एक्सपायरी डेटेड हो गए हैं। सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट क्या होता है, कभी सुना नाम सॉइल्ड वेस्ट? सॉइल्ड वेस्ट वह वेस्ट होता है जिसमें सॉइल कंपोनेंट या सॉलिड जो है कंपोनेंट्स लगते हैं। गेस व्हाट? प्लास्टर, इजीएस्ट आंसर। सॉलिड वेस्ट तो आप जानते ही हैं, लिक्विड वेस्ट भी जानते हैं। इंसनरेटेड ऐश, जब कोई चीज़ को हम इंसनरेट करेंगे तो डाइऑक्सिन रिलीज होगी और एक वेस्ट ऐश के रूप में मिलेगा। फिर केमिकल वेस्ट, जो आपका केमिकल है, इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को केमिकल वेस्ट कैटेगरी में रखा गया है। तो टोटल 10 कैटेगरी होती है। अब ये पूछ सकता है कि एनाटॉमिकल वेस्ट किस कैटेगरी में आता है? 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे दे या सीक्वेंस में करने को दे दे, तो ये देखिए रहिएगा, ये सीक्वेंस मत चेंज कीजिएगा, यही सीक्वेंस है। इसको चेंज करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। शेड्यूल 2 कहता है कलर कोडिंग एंड टाइप्स ऑफ कंटेनर। येलो प्लास्टिक बैग कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, 2, 6 के लिए होता है। येलो बैग जो है वो इंसनरेशन या डीप बर्नल माने बर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। रेड डिसइंफेक्टेड कंटेनर प्लास्टिक बैग कैटेगरी 3, कैटेगरी 6, कैटेगरी 7 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट से गुजरता है। ब्लू और वाइट प्लास्टिक बैग जो होते हैं ये पंचर प्रूफ कंटेनर्स में रखने चाहिए। कैटेगरी 4, कैटेगरी 7 के होते हैं। इसमें वेस्ट जो कैटेगरी होती है वो 4 और 7, और ये ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, डिस्ट्रक्शन और श्रेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्लैक कलर इस्तेमाल होता है प्लास्टिक बैग कैटेगरी 5, कैटेगरी 9, कैटेगरी 10 सॉलिड मटेरियल के लिए, जो लैंडफिल में इस्तेमाल हो, जो लैंडफिल डंपिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, आपके बहुत काम आएगा, इसका नोट्स बनाते चलें। ये देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी और इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा। अब कोविड-19 को लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं। 2019 में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ नोवेल कोरोना वायरस 19 स्प्रेड हुआ, उसको कोविड-19 कहते हैं। पैथोजन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 रेफर किया गया, इसका नाम दिया गया। कोरोना वायरस फैमिली का है। 2 तरीके इसके ट्रांसमिशन के हैं वायरस के, रिस्पायरेशन और कॉन्टैक्ट। रिस्पायरेटरी ड्रॉप जनरेटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम कफ और स्कीजिंग मतलब छींकना। एनी पर्सन हु इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन रेस्पायरेटरी सिम्टम वो हाई रिस्क पोटेंशियल में आएगा। छींक के द्वारा ड्रॉपलेट्स जो आपके ऊपर पड़े वो भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हैज़ बिन नॉट डिटेक्टेड, अभी तक पीने के पानी में कोरोना वायरस का सिम्टम नहीं मिला। सीवेज से सिस्टम से या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी कोरोना का कोई सिम्टम नहीं पाया गया। बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट हैं जो एक्टिव अगेंस्ट वायरस होते हैं, कोविड वायरस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर हॉस्पिटल डिसइंफेक्शंस के लिए। और WHO ने बताया है कि 70% इथाइल अल्कोहल स्मॉल एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या सोडियम हाइपोक्लोराइड एट 0.5 इक्विवेलेंट वेट 500 ppm फॉर डिसइंफेक्शन सरफेस। अब यहाँ पे आप देखिए, कुछ लोग विद्वान 90% अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, और रिकमेंडेशन क्या है? 70% इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है। 90% है, एकदम से मारे नरक कर दिए। कोरोना भी सोच रहा होगा इंडिया में आके क्या फंस गए हम।
इतने उसके ऊपर चुटकुले बना दिए गए कि बेचारा दुखी हो गया। 36,000 कोरोना के स्ट्रेन हैं, 36,000। अभी एक पे दवा बन रही है। हुआ क्या ना कि जैसे चीन जब कोरोना वायरस बनाया तो उसने जो स्ट्रक्चर के लिए बेस लिया वो लिया एड्स का वायरस। तो जैसे ही ये शरीर में जाता है आपके पैथोजन के अगेंस्ट काम करना शुरू करता है और रूप बदलना शुरू करता है। इसके अंदर वो अय्यारों वाले गुण हैं, ये रूप बदल देता है और रूप बदलने के कारण इसके ऊपर दवाई ही नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं। आप दवा देंगे किसी की तब तक ये कोई और रूप में आ जाएगा, आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब चूंकि इसमें इन्फ्लुएंजा का वायरस डाल दिए हैं तो इससे जो है ये कफ ऑफ के थ्रू फैल रहा है। सड़क पे थूकने उकने से भी जो है स्प्रेड हो सकता है, इसके चांसेस हैं। ये चीज़ें सब ध्यान रखनी चाहिए। अब जब जीने के तरीके अब बदल जाएंगे और नहीं बदलेंगे तो रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ ही रहा है। बहुत जल्दी हम लोग 1 करोड़ हो जाएंगे। वैसे तो आज 24 सितंबर है पर और ठंड आने पर इसकी स्प्रेड रेट और बढ़ेगी और तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि वायरस का और बैक्टीरिया का फेवरेबल कंडीशन ही ठंड है। WHO का जो एडवाइजरी गाइडलाइन है पेंडेमिक को लेकर, वो पॉजिटिव केसेस जो है शुरुआती आइडेंटिफिकेशन जो हुआ था 11 मार्च तक वो 2.0 लाख थे, फिर ये तेज़ी से बढ़ा। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले सभी वेस्टों को ट्रीटमेंट का प्रोसीजर 19 मार्च 20 को लागू कर दिया गया। आप लोग अगर आप सिंपली आप समझिए, अगर आप मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको फेंकिए मत, उसको कहीं कागज में लपेटिए और फूंक दीजिए। अगर वो ख़त्म हो गया, वेस्ट हो गया है तो उसको बर्न कर दीजिए। बर्न कर देंगे तो बहुत सही रहेगा, समझ रहे हैं? उसको कचरे में मत फेंकिए, उसको बर्न कर दीजिए। बायोमेडिकल वेस्ट कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान जो रिलीज़ हो रहे हैं उसके लिए जो है हाईली इन्फेक्शियस कैटेगरी में रखा गया और जिस पे NGT भी खुद संज्ञान ले रही है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन और एडवाइजरी है कि इस तरह के वेस्ट को म्यूनिसिपल वेस्ट में न मिलाया जाए। मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसके लिए अलग बैग का इस्तेमाल है, अलग उसकी कोडिंग है। नॉन क्लोरीनेटेड बैग का इस्तेमाल होता है, लेवल्ड विथ बायो हजार्ड का सिंबल लेवल्ड होगा, वो सबसे लास्ट की स्लाइड में है। डबल लेयर बैग होगा। फिर उसके बाद से आपका जो अलग है सॉलिड वेस्ट और फ्रूट्स के लिए कलेक्टेड प्लास्टिक PPE किट जो होगा उसके लिए, फेस शील्ड के लिए रेड बैग इस्तेमाल होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए आप, सॉलिड वेस्ट लाइक फ्रूट वेजिटेबल पील ऑफ एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल यूज्ड बाय द यूज्ड प्लेट्स। कौन? कोरोना के लिए बोल रहा हूँ मैं। शैल नॉट बी मिक्सड विद बायोमेडिकल वेस्ट, जो कोरोना के पेशेंट इस्तेमाल करेंगे। यूज्ड मास्क, हेड कवर, शू कवर, ये सब येलो कलर के बैग में होगा। कलेक्टेड प्लास्टिक PPE किट्स जो होंगे, ठीक है, गॉगल्स होंगे, फेस शील्ड होंगे, स्प्लैश प्रूफ ग्राउंड होगा, ये रेड बैग में रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा। मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड फॉर कोविड वेस्ट जनरेशन। और CPCB का ऐप है कोविड-19 BMWM, इसका जो है इस पे वेस्ट जनरेशन का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूज डेडिकेटेड ट्रॉलीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट। डेडिकेटेड मतलब उसी लिए डिजाइन की गई हो। अब ऐसा ना सोचिए कि समर्पित, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, एक शब्द समर्पित भी है, परंतु यहाँ डेडिकेटेड मतलब उसी के लिए यूज़ किया जाए, उसको और किसी चीज़ के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह आप ध्यान रखिए कि ये देख रहे हैं यूज्ड मास्क हेड कवर येलो कलर में, कलेक्टेड प्लास्टिक PPE किट रेड कलर में। कोरोना के कोई भी जो भी पेशेंट है उसका कोई भी जो बॉडी का कपड़ा है, अगर वो मर उड़ गया तो उसका बॉडी का कपड़ा भी बर्न हो जाएगा, इंसनरेट होना है। बरीड नहीं होना है, बरीड नहीं होना है, उसको इंसनरेट करने का गाइडलाइन WHO ने जारी किया है। फिर हाउस होल्ड कोविड को कैसे मैनेज करना है। बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करना है येलो कलर के बैग में, हमेशा बायोमेडिकल वेस्ट येलो कलर के बैग में जाएगा। कोई भी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी
CBWTF फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। शैल बी कलेक्टेड बायोमेडिकल फ्रॉम क्वारंटाइन सेंटर एज एंड व्हेन जनरेटेड, जैसे ही जनरेट हुआ तुरंत कलेक्ट हो जाना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडी ULB शैल कलेक्ट बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम होम टू होम। कौन होम? सबके घर से जाकर नहीं कलेक्ट करेगा, क्वारंटाइंड, जो इलाका क्वारंटाइंड है वहाँ पे कलेक्शन होगा। और 72 घंटे के अंदर इसका डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, हर कीमत पे 72 घंटे के अंदर ही इसका टाइम शेड्यूल है, इसके अंदर में इसको निस्तारण हो जाना चाहिए। इस समय जो बायोमेडिकल वेस्ट का टेंडर लिए होंगे वो करोड़ों रुपए अब तक कमा चुके होंगे। स्टैंडर्ड फॉर इंसनरेशन, ये क्वेश्चन आते हैं। किसी भी चीज को इंसनरेट करने के लिए ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है। कंबस्शन इफिशिएंसी पहले थी 90%, जो ये 19 वाला नियम आया है, अमेंडमेंट हुआ है, 99.99% होना चाहिए। पॉइंट के आगे 99 पढ़ते हैं, 99 नहीं पढ़ते हैं। दूसरा है कंबस्शन इफिशिएंसी को कैसे कंप्यूट करें, तो कंबस्शन इफिशिएंसी इक्वल टू होता है आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड अपॉन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू 100। मॉनिटरिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की इम्पिंजर से, और उसी के थ्रू मॉनिटर करके ये रीडिंग निकालते हैं। टेम्परेचर ऑफ प्राइमरी चैम्बर जो होगा वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सेकेंडरी चैम्बर जो होगा उसका टेम्परेचर 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य क्या है? अगर ये रहेगा तो स्टैंडर्डाइज्ड कंबस्शन होगा। इनकम्प्लीट कंबस्शन रिजल्ट पोल्यूटेंट, चाहे गाड़ी को आप इनकम्बस्शन वो करिए, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, जैसे आपको 3 नंबर में 20 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रहे हैं, 20 पे चल रहे हैं, तो आप इनकम्प्लीट कंबस्शन कर रहे हैं। गोल्डन जोन ऑफ ड्राइविंग होता है 35 to 45 एक्सेलरेशन जोन, उस पर कंबस्शन सबसे ज़्यादा होता है फॉसल फ्यूल का। उसी तरह यहाँ भी है। फिर इमिशन स्टैंडर्ड्स कुछ दिए गए हैं पैरामीटर और कंसंट्रेशन में, नैनोमीटर क्यूब में। पहला है पार्टिकुलेट मैटर, जो कंबस्शन के बाद इमिशन निकल रहा है उसका भी स्टैंडर्ड है। पार्टिकुलेट मैटर 150, नाइट्रस ऑक्साइड 450, HCl 50, मिनिमम स्टैक हाइट जहाँ से डायोक्सिन निकले या इंसनरेटर के बाहर जो हाइट लगी है वो 30 मीटर अबव द ग्राउंड होना चाहिए। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फॉर्म ऑफ ऐश शैल नॉट बी मोर देन 0.01%। VOC जो है वो 0.01% होना चाहिए। डायोक्सिन एंड फ्यूरॉन जो गैस निकलती है वो 0.1 नैनोग्राम TEQ पर नैनोमीटर क्यूब, दैट इज 11% ऑफ ऑक्सीजन। TEQ क्या है? टोटल इक्विवेलेंट फैक्टर, टोटल इक्विवेलेंट फैक्टर को TEQ कहते हैं। Hg 0.051 नैनोमीटर क्यूब होना चाहिए। फिर इसके बाद से आता है कि वेस्ट टू बी इंसिनरेटेड शैल नॉट बी केमिकली ट्रीटेड विदाउट क्लोरीनेटेड डिसइंफेक्शन। कोई भी वेस्ट जनरेट हुआ उसको पहले तो क्लोरीनेट करिए, क्लोरीनेशन करिए, और फिर उसके बाद से उसको जो है डिसइंफेक्ट करिए। क्लोरीनेटेड प्लास्टिक शैल नॉट बी इंसिनरेटेड। अब कोई प्लास्टिक बैग है जो क्लोरीनेटेड है, अब कैसे पता चलेगा? काला वाला बैग जो आप लोग डस्टबिन में लगाते हैं उसको कभी सूंघिएगा, मैंने डस्टबिन में लगाने से पहले जब वो नया रैपर से निकालेंगे आप उसको फूंकते हैं तो वो फूलता है, तो उसको सूंघेंगे तो उसमें क्लोरीनेटेड होता है, वो उसी की बात हो रही है। टॉक्सिक मटेरियल इन इंसनरेशन एज शैल बी लिमिटेड एज पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989, उसका लिमिट है। फिर लो सल्फर फ्यूल लाइक LDO LHS डीजल शैल बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन इंसनरेटर। इंसनरेटर में कौन सा तेल पड़ेगा? लो सल्फर डीजल। ये नहीं कि डीजल डाल दिए,
लो सल्फर डीजल होना चाहिए, LSD। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड फॉर लिक्विड वेस्ट, कौन कौन से लिक्विड वेस्ट का क्या स्टैंडर्ड है। कोई लिक्विड वेस्ट अगर इंसिनरेटर से जनरेट हो रहा है, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पढ़ रहे क्या है, ये है कोरोना वायरस के दौरान जनरेटेड बायोमेडिकल वेस्ट प्लस नॉर्मली जनरेटेड बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने का तरीका और उसके पैरामीटर्स को हम पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर लिक्विड वेस्ट, अब इंसनरेट कर रहे हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट को, तो अब उससे जो निकल रहा है उसका भी पैरामीटर है। तो जो लिक्विड जनरेट होगा स्प्लेंट, वो उसका pH होना चाहिए 6.5 से 9.0, सस्पेंडेड सॉलिड 100 mg पर लीटर, ऑयल एंड ग्रीस 10 mg पर लीटर, BOD 30 mg पर लीटर, COD 250 mg पर लीटर। BOD और COD क्या है? BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू मेंटेन द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी of the volume of water during consumption by microorganism in the water body is known as its BOD। तो अब DO को पहले समझिए तब तो BOD समझ में आएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन को समझिए पहले। डिजॉल्व ऑक्सीजन वह ऑक्सीजन की मात्रा है जो कि पानी के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए अनिवार्य है। अब BOD क्या है? वो घटी हुई मात्रा है जो कंज्यूम कर ली गई है माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो DO बढ़ेगा तो BOD घटेगी, DO बढ़ेगा तो BOD घटेगी, BOD बढ़ेगी तो DO घटेगा, याद रखिएगा। COD क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो पानी का होता है वो COD के अंतर्गत आता है। बायो एसिड टेस्ट 90% सर्वाइवल ऑफ फिश आफ्टर 96 आवर, 100 Q% इफ्लुएंट। Q वही है फैक्टर जो आप टोटल इक्विवेलेंट फैक्टर पढ़े हैं, वो वही Q है। 10% Q मतलब कि अगर आप बायो एसिड टेस्ट कर रहे हैं उसका, तो 90% फिश को जिंदा रहना होगा 96 घंटे के बाद भी इन द इफ्लुएंट। अब ये कंटेनर्स आप देख रहे हैं ऊपर, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ठीक। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, यही बायो हजार्ड का सिंबल होता है, यही सिंबल बायो हजार्ड का होता है। हर बायोमेडिकल वेस्ट, अभी इस समय कोरोना चल रहा है ना, आप देखेंगे एक पैक गाड़ी जा रही होगी गन रफ्तार से और उसके पीछे ये बना होगा, ये बायो हजार्ड कंटेनर है। उससे थोड़ा दूर ही रख के गाड़ी चलाया कीजिए, उसके करीब मत जाया कीजिए, उसमें बायो हजार्ड होता है, वो जो है दिक्कत कर सकता है। ये जो आप इधर किनारे देख रहे हैं फोटो में बायो हजार्ड का, ये जो है डिस्पोजल साइट है सुल्तानपुर का, आई बटन में आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार है, बहुत सही तरीका है इनका ट्रीट करने का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो नीचे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, हैव अ नाइस